हेलो सेकंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे स्थैतिक व प्रावेगिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण की 3 विधियां होती हैं: स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण, प्रावेगिक या गत्यात्मक विश्लेषण। जिसमें प्रथम है स्थैतिक विश्लेषण अथवा स्थैतिकी। स्थैतिकी विश्लेषण समय रहित होता है तथा कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलता है। विभिन्न चल राशियों के बीच में जब एक समय बिंदु पर एक समअवधि में संबद्ध होता है, संतुलन स्थापित किया जाता है, उसे स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। स्थैतिक विश्लेषण समय रहित विश्लेषण भी कहलाता है। बाजार मांग वक्र व बाजार पूर्ति वक्र के परस्पर कटाव से एक वस्तु की संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे सरल उदाहरण है। अब यहाँ पर हम कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे जनसंख्या का आकार, आय, रुचि व अन्य वस्तुओं की कीमतें आदि स्थिर मान लिए जाते हैं। इसी प्रकार पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे प्राकृतिक साधन, जनसंख्या, पूंजी, तकनीकी ज्ञान आदि को भी हम स्थिर मानकर चलते हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र के स्थिर स्थिति की अवधारणा से संबंध होता है। स्थिर अवस्था से मतलब जनसंख्या की मात्रा, आयु संरचना, दक्षता, पूंजी पदार्थों व भंडारण, बनावट आदि उत्पादन के साधन स्थिर रहते हैं। उत्पादन उपभोग के बराबर होता है, कीमतें स्थिर होती हैं। समाज के तकनीकी ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती, अर्थात वहाँ कोई विकास नहीं होता। समाज की संपूर्ण क्रियाएं केवल क्षतिपूर्ति में लगी रहती हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र में साधारणतः समय तत्व नहीं होता, लेकिन इसके कारण उतार चढ़ाव भी नहीं आते हैं। प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू व कैपिटल में भी कहा है कि मैं आर्थिक स्थैतिकी आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को कहता हूँ जहाँ हमें दिनांक या तिथि सूचित नहीं होती, अर्थात वो निर्धारित नहीं की जाती। स्थैतिक विश्लेषण के अर्थशास्त्र में जो प्रयोग है उसका हम मांग व पूर्ति में करते ही हैं। साथ में उपयोगिता ह्रास नियम, तुलनात्मक लागत नियम, कीन्स का राष्ट्रीय आय के निर्धारण में भी स्थैतिकी विश्लेषण होता है। जैसा कि रेखा चित्र में बताया गया है, कि ओ एक्स पे हमने मांग व पूर्ति की मात्राएं ली हैं, ओ वाई पर हमने वस्तु की कीमत ली है। यह है हमारी डिमांड वक्र, मांग वक्र, और यह है हमारा पूर्ति वक्र जो एक पर्टिकुलर बिंदु पर कट रहा है, जहां पर मांग पूर्ति की OM मात्रा निर्धारित होती है और कीमत होती है OP। यह एक स्थैतिक संतुलन का उदाहरण है। इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जो कि पहली है आर्थिक विकास को समझने में अनुपयुक्त। यह विश्लेषण आर्थिक विकास को समझाने में अनुपयुक्त होता है। दूसरा, विभिन्न समयों के अध्ययन में अनुपयुक्त। यह विश्लेषण विभिन्न समयों, क्योंकि इसमें स्थिर होता है समय, यानी भूत, वर्तमान, भविष्य के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, जब डायनेमिक में यानी प्रावेगिक में, जबकि स्थैतिक में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा विश्लेषण है तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। इसमें हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन में जाते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं। यह स्थैतिक विश्लेषण या प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था है।
इसमें एक तत्व के परिवर्तन का कोई उसके पथ का कोई विचार नहीं किया जाता। यह स्थितिकी तो इसलिए है कि इसमें समय तत्व को ध्यान नहीं जाता, और तुलनात्मक इसलिए है कि इसमें दो संतुलन दशाओं की तुलना की जाती है। जैसा कि अगले इस रेखा चित्र में है, यह है OX पर मांग व पूर्ति की मात्राएं हैं। OY पर हमने कीमत निर्धारित की है। पहला डिमांड वक्र है DD और पूर्ति वक्र है SS, और संतुलन निर्धारित होता है जहाँ की मात्रा होती है OM और कीमत होती है OP। अब मांग में वृद्धि के कारण मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी DD1 हो जाता है, और संतुलन होता है E1 बिंदु पर, जहाँ पर मात्रा OM डैश और कीमत होती है OP1। जब इन दो संतुलनों की तुलना की जाती है तो उसे तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण कहते हैं। एक तुलनात्मक स्थिति का समष्टि अर्थशास्त्र में भी एक उदाहरण है। देखिए, OX पे हमने समय लिया है महीनों में, और OY पे हमने लिया है राष्ट्रीय आय। समय के साथ साथ राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, इसे वक्र के द्वारा हम बता रहे हैं। शुरू में T1 महीने में राष्ट्रीय आय हमारी OA के बराबर होती है और B बिंदु पर संतुलन होता है, और T2 समय में हमारी आय बढ़कर, राष्ट्रीय आय बढ़कर OE हो जाती है, जो C बिंदु पर संतुलन होता है। जब B और C दोनों का जब तुलना की जाती है तो उसे तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। तुलनात्मक स्थिति का समष्टि में प्रयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अलावा समष्टि अर्थशास्त्र में भी कीन्स ने इसका प्रयोग किया है अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने गुणक की अवधारणा का प्रयोग किया था। गुणक यानी विनियोग में वृद्धि होने से आय में कितनी वृद्धि होती है। जैसे 100 रुपये के विनियोग से यदि 300 रुपये की वृद्धि होती है तो गुणक क्या होगा, 300/100 = 3। थैंक यू, धन्यवाद।